रेखा एक पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली लड़की है। रेखा आकाश की धर्म पत्नी बनकर अपने ससुराल में आई। भरा पूरा परिवार, हर जगह चहक महक जैसा आमतौर पर शादी वाले घर में होता है। अब बारी आई सबको जानने की। बहू देखो, ये तुम्हारे छोटे ससुर हैं, इनके पैर छुओ। ये सबसे बड़ी वाली बुआ हैं, ये मंझली वाली हैं, और देखो ये अमर की बहू है। अरे अरे, इसकी पैर क्यों छू रही हो? ये तो रिश्ते में तुमसे छोटी हुई ना। मैं घूंघट की आड़ लिए निर्देशानुसार पैर छूने का कार्य मशीन बनी किए जा रही थी कि बीच में सबको हंसने का मौका मिल गया। लगभग सभी से मेरा परिचय करा दिया गया। चलो हटो सब, ज़रा बहू को आराम तो करने दो, थकी हारी होगी, कहते हुए मुझे एक सजे धजे कमरे में पहुंचा दिया गया। अगले दिन रसोई की रस्म थी। वे मुझे अब हलवा और घुघरी बनाने में मदद कर रही थी। सुबह मंडप में भी वह कुछ रस्में करवा रही थी, अब मुझे टेबल पर परोसने में मदद कर रही थी। देखो बहू, अब घूंघट किए रहोगी तो किसी को ठीक से देख नहीं सकोगी और हो सकता है गिर भी जाओ। यहाँ वैसे भी घूंघट का रिवाज नहीं है। घूंघट का रिवाज तो मेरे ससुराल में था। अपनी शादी के बाद मैं तो 2-3 दिन ही रही और किसी का चेहरा नहीं पहचान पाई थी। तुम्हारा नाम रेखा है ना? मैं तुम्हें नाम से ही बोलूँगी। वे बोलती जा रही थी और लगातार कुछ ना कुछ काम भी कर रही थी। घूंघट के गिरते ही मैं सबसे पहले उन्हें ही गौर से देखने लगी थी। दुबली पतली, लंबी, छरहरी, खिलता रंग, लंबी चोटी, चेहरे की मासूमियत उम्र का अंदाज़ा लगाने में बाधक हो रही थी। कनपट्टी के सफ़ेद बाल अलबत्ता कुछ बताने को उत्सुक हो रहे थे। शादी वाले घर के अनुरूप सुनहरी बॉर्डर वाली सिल्क साड़ी व कुछ जेवर उनके तन की शोभा बढ़ा रहे थे। माथे पर सिंदूर की रेखा मुझ दुल्हन से कोई कम न थी। कुल मिलाकर बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व लगा। कल से आज तक मैं उनको ही सबसे ज़्यादा काम करते या करवाते देख रही थी। बाकी लोग या तो थकान उतारने की मुद्रा में थे या वापसी की तैयारियों में व्यस्त। वे सबके लिए रास्ते का खाना पैक कर रही थी, जो शादी निपटने पर जाने की तैयारियों में मगन थे। उस बीच मेरी सास मेरे मायके से आए हुए उपहारों को ठिकाने लगा रही थी। भाभी, मैंने पूजा घर को समेट लिया है। देखिए, ये खराब हो जाएगा, इसे बाहर रख देती हूँ। अरे, कोई हलवाई को सब्जी का थैला पहुँचा दो। इस डब्बे को किसने यहाँ रख दिया है? कोई गिर जाएगा तो। भैया कहाँ हो? तुमसे मिलने कोई आए हैं? उनकी आवाज़ और उपस्थिति हर जगह मालूम हो रही थी। बाद में मैंने अपने पति देव से पूछा, वे कौन हैं? सबसे तो परिचय हुआ पर उनसे नहीं। तब आकाश ने कहा, कौन वो? अरे वो तो नंदू बुआ हैं। उन्होंने बहुत लापरवाही से कहा और बाहर चले गए। अब फूफा जी किधर हैं या कौन है, ये प्रश्न रह गया। शाम तक शायद वो भी चली गईं, पर 4-5 दिनों के बाद जब पगफेरों के लिए मैं भाई संग जा रही थी तो बुआ जी फिर दिखाई दे गई। कभी मुझे देने के लिए लड्डू का दौरा बांध रही थी तो कभी मेरे भाई को विदाई दे रही थी। एक बात मैं आज गौर कर रही थी कि शायद वे मुझे कुछ कहना चाह रही थी। हर थोड़ी देर पर मेरे पास आती, मेरी हथेलियों को थाम कहती, रेखा, फिर इधर उधर देख चुप हो जाती। उनकी आंखों की बेचैन पुतलियां भी कुछ कहने पूछने का आमंत्रण दे रही थी। मैं भी लौटने की हड़बड़ी में थी, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाई। मायके लौटने के कुछ दिनों के बाद मैं अपने पति आकाश संग उनकी पोस्टिंग पर चली गई। वहीं मेरी सासू माँ भी आई। एक दिन मेरे मन में नंदू बुआ जी का कीड़ा कुलबुलाया तो मैंने उनसे पूछा, बुआ जी कहाँ रहती हैं? शादी वाले एल्बम में फूफा जी कौन से हैं? कितना काम वो करती हैं? मैंने देखा कि सासू माँ मुझे अनसुनी कर इधर उधर हो गई। फिर मैं ध्यान देने लगी कि नंदू बुआ जी की चर्चा करने पर घर में कोई कुछ बताना नहीं चाहता है। एक तरह से समझ में आने लगा कि उनकी चर्चा पर सब कतराने लगते हैं। बहरहाल जीवन में कितना कुछ घटित हो रहा था कि नंदू बुआ जी जल्द ही चली गई। जिंदगी की व्यस्तताएं यूँ करवट लेने लगी कि
बुआ जी जैसे बहुत से लोग स्मृति वन में अपने पदचाप सहित गुम हो गए। मेरे ससुर की भी दूसरे शहर में पोस्टिंग थी, सो पुश्तैनी घर जाने का मौका एक आध वर्ष नहीं लगा। उस वक्त मोबाइल फ़ोन अस्तित्व में नहीं आया था, अन्यथा रिश्ते रिश्ते से पूर्व संपर्क में आते ही मैं नौकरी के साथ साथ अपनी गृहस्थी में भी पूरी तरह रम चुकी थी। हाँ, नंदू बुआ जी सबकी बातचीत में हवा के झोंके की तरह आती जाती रहती। एक बार मेरी तलाकशुदा बड़ी ननंद रश्मि की बातों में नंदू बुआ मेरे लिए फिर जीवंत हो उठी जब उन्होंने कहा, मुझे तुम लोग नंदू बुआ मत समझना। अच्छा हुआ जो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, वरना तुम सब मुझे भी नंदू बुआ बनाकर ही छोड़ देते। उस दिन रश्मि दीदी ने स्मृतिवन से नंदू बुआ जी को खींचकर बाहर ला ही दिया। मन में घुमड़ने लगा, जाने वे क्या कहना चाहती थी उस दिन। दरअसल बात हो रही थी मेरे साथ किसी महिला की रहने की, क्योंकि मेरे गर्भावस्था के अंतिम चरण थे। रश्मि दीदी को किसी ने कहा भी नहीं था, पर वे यूं ही शब्द बाण छोड़ रही थी। दीदी क्या हुआ था नंदू बुआ को, आपने जो ऐसा कहा? नंदू बुआ के बारे में अपनी समस्त उत्सुकताओं को मन की डिबिया में दबाए मैंने यथासंभव एक नन्हा सा प्रश्न उछाला था ननंद रश्मि की ओर। उनकी तुनक मिजाजी और गुस्सेल स्वभाव का परिचय सूत्र मुझे पूर्व में अनुभव हो चुका था। बोलकर मैं स्वयं उधर से मुख मोड़ चुकी थी, क्योंकि मैं खानदान की इस व्यवहार से परिचित हो चुकी थी कि नंदू बुआ के बारे में कुछ पूछा जाए तो झट उल्टे दिशा में मुड़ जाना है। परंतु इस बार तो बोल फूटे ही नहीं, ज्ञानवर्धन भी हुआ। रश्मि दीदी ने उस रहस्यमयी पर्दे को अनावृत कर ही दिया। उस दिन जाने किस मूड में थी। बुआ 15 साल की थी जब उनकी शादी हुई। उनके पति तब 20 साल के रहे होंगे। इनकी रूप की चर्चा बचपन से ही थी। घर की बाकी बहनें ईर्ष्या करती इनकी सुंदरता पर। एक विवाह समारोह में देखकर उनकी सास ने वही हाथ में अपने कंगन खोल पहनाकर लड़की छेक लिया था कि कोई और ना इसे अपनी बहू बना ले। दूसरी बहनों के रिश्ते खोजने में जहाँ दादा की एड़ियाँ घिस गई थी, वहीं सबसे छोटी नंदनी को बैठे बिठाए इतने बड़े घर से रिश्ता मिल गया था। इन सब के बीच उनके कम उम्र को ले किसी को भी कोई फिक्र नहीं हुई थी। बहनों की आंखों का कांटा बन गया था नंदू का सौभाग्य। शादी में अभी कुछ महीने बचे थे, पर उनके ससुराल से आए दिन कोई ना कोई आता, उनसे मिलता और कुछ नेग पकड़ा कर ही जाता। उनकी होने वाली सास भी 2-3 बार चक्कर लगा गई और जब आती नंदू के लिए महंगी साड़ियाँ, गहने और उपहार लेकर आती और अपने हाथों उन्हें सजा सवार कर निहाल होती। 15 वर्ष की बालिका अपने नए गहनों कपड़ों में ही मगन थी कि शादी का दिन करीब आ गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। घर खानदान में वैसी वैभवशाली बारात नहीं आई थी अब तक। दादाजी ने भी दिल खोलकर स्वागत सत्कार किया था। सबसे छोटी बेटी की विदाई जो थी, बारात 3 दिनों तक रखी गई थी। हर दिन चारों वक्त अलग अलग मेन्यू और मिष्ठान की व्यवस्था की गई थी। नंदू बुआ के पति जब दरवाजे पर आए तो एक साथ कितनों के दिल पर सांप लौट गया। नंदू बुआ से पहले वाली बहन के मुंह से निकल भी पड़ा था, पिताजी को मेरे वक्त इस लड़के का पता क्यों नहीं चला। जयमाल का रिवाज ना था। फेरों के वक्त भारी साड़ी और उस पर जड़ाऊ चादर के तले दबी सिमटी नंदू बुआ कपड़े गहने संभालती ही धुरी हुई जा रही थी। किनके संग फेरे लिए, किसने मांग भरी, उसका मुखड़ा तक तब नहीं ही देख पाई थी। विवाह समाप्त होते होते भोर हो गई। विदाई का मुहूर्त सूर्योदय से पहले का ही था, सो कोहबर की रस्मों को जल्दी निपटाकर खोइचा भर उनकी विदाई कर दी गई। 3 दिनों से मेहमान बने उनिंदे से सारे बाराती झटपट पहले से तैयार बस में जा बैठे थे। इतना बताने के बाद रश्मि दीदी अब बिल्कुल गंभीर मुख मुद्रा अख्तियार कर किसी सोच में डूब चुप हो गई। मुझे उनके भाव भंगिमा देखकर एक भय सा लगने लगा। मैं चुपचाप हो इंतज़ार करने लगी। तलाकशुदा अपनी इस प्रोफेसर ननंद के कड़क व्यवहार से मैं क्या, सब डरते थे घर पर।
पर मैंने महसूस किया था कि जब से मैं गर्भवती हुई थी, इनका व्यवहार मेरे प्रति दिनों दिन नरम होते जा रहा था। आए दिन वे अपने शहर से इधर का चक्कर लगाने लगी थीं। उसी मुलायमियत का ही नतीजा था जो मैं बैठी उनसे नंदू बुआ जी के बारे में जान रही थी। देखो भाभी, अब तुमसे क्या छुपाना, अब तो तुम इसी घर की हो। रश्मि की आवाज़ कहीं दूर से आती प्रतीत हुई। हम सबने भी तो सुना ही है, बस घर पर कोई जिक्र नहीं करता है उस घटना के बारे में। उनके चेहरे पर उगती जा रही गमगीन लकीरें मुझे किसी बड़े रहस्य का संकेत देने लगी थी। बारात विदा कर सब इधर उधर लेटे बैठे थकान उतारने लगे। अधिकतर लोगों को जिधर जगह मिली पैर फैला सोने का उपक्रम करने लगे। हलवाई ने दिन चढ़े कढ़ाई चढ़ा नाश्ते का प्रबंध शुरू कर दिया। अब तक नंदनी अपने ससुराल पहुंच गई होगी। मंगलाचार स्वागत गीत हो रहे होंगे। यहाँ से नंदू का ससुराल कितनी दूर होगी? अगर घाटी में जाम ना मिले तो भी 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे। घर में बातें चल रही थी कि किसी मोटरसाइकिल वाले की रुकने की आवाज़ आई। बड़े जोरों की धम से गिरने की भी आवाज़ आई। अचानक रश्मि दीदी फिर कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। मुझे अनिष्ट का भान हो गया। उस दिन बारातियों से भरी बस घाटी में पलट गई थी और बारातीगण वापस पहुँचे ही नहीं। रश्मि दीदी की बातों को सुन मन ऐसा विचलित हो गया कि कुछ और सुनने की उत्सुकता ही नहीं बची। रश्मि दीदी की आंखों से भी अविरल आंसू बहते रहे। घर परिवार यही होता है ना, सब एक दूजे से जुड़े हुए हैं, दुख सुख के साथी भागीदार। कुछ ही दिनों में मैं एक शरीर से दो हुई और तब तक नंदू बुआ जी भी आ गई थीं। अब इतने दिनों में यह समझ आ गया था कि उनके बिना यहाँ कोई प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे सब अपनी नौकरियों पर लौट गए। नंदू बुआ जी रह गई मुझे और बच्चे की देखभाल के लिए। उसी बीच हरियाली तीज पड़ी। नंदू बुआ जी को पूरे नेम धर्म से व्रत पूजा और साज श्रृंगार करते देख आश्चर्य लग रहा था। किसके लिए ये सुहागिनों वाला पर्व कर रही हैं? किसके नाम की मेहंदी रचाई है इन्होंने? फिर मन ने कहा, अब जिसमें खुशी मिले करनी चाहिए। उस दिन गौरी पूजा कर शाम को वे मेरे बगल में लेटी हुई थी। रेखा, मुझे लगभग 38 साल हो गए तीज करते हुए। जाने उस जन्म में क्या गलती की थी। अब कम से कम अगले जन्म में सब ठीक हो, यह कहते उनका गला भर आया। कुछ इंतज़ार के बाद नंदू बुआ ने उठकर पूछा, रेखा बहू, तुम तो लखनऊ से हो ना? जी बुआ जी। अचानक मुझे याद आया, दीदी ने बताया था कि इनकी शादी लखनऊ ही हुई थी। कभी चंदा भंडार गई हो, जो वीपी कॉलेज के सामने रोड पर ही है? आंखों के सामने दुकान तैर गया। मम्मी तो सामान वर्षों से वहीं से लेती थी। दरअसल दुकान मालिक से पापा मम्मी का दोस्ताना व्यवहार भी था। जब से जानी थी कि तुम लखनऊ से हो, मुझे बहुत उत्सुकता थी तुमसे जानने की वो कैसे हैं। कौन बुआ जी? आश्चर्य अपनी सीमाओं को अतिक्रमित करने को आतुर थी। जो उसके मालिक हैं वही तो तुम लोग की फूफा जी हैं। क्या फूफा जी? पर रश्मि दीदी ने कहा था। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं अपनी शादी में साक्षात यमराज ही साबित हुई थी। ससुराल की देहरी पर पांव धरने के पूर्व ही मेरी सास, ननंदों और जेठानी की मांग गुजर चुकी थी। सच में पूरे बारातियों के लिए मौत का सामान ही साबित हुई। नींद में बस चलाने वाले ड्राइवर की गलती की सज़ा मुझे ताउम्र भोगनी है, पर अपने पति के लिए तो सावित्री साबित हुई ना, उन 4 छोटे बच्चों के लिए भी। तो मुझे जीवनदायिनी तब समझनी चाहिए जो मेरे साथ कार में थे और सकुशल घर तक पहुंच गए। और मैं अब तक समझ रही थी कि फूफा जी भी इसी से करती हूँ तीज, पहने रहती हूँ मंगलसूत्र और सिंदूर, ताकि वो जिनके साथ फेरे लिए थे वो सकुशल रहें। मैंने तो उन्हीं लाल कपड़ों में गठरी बनी बैठी रही उस आंगन में गुनाहगारों की तरह, हर आंसू की छड़ी से पीटती रही, हर प्रत्यापित दोष से हथेलियों की मेहंदी रगड़ती रही। चौथे दिन मुझे घोषित ठुकराई हुई अपशगुनी को तीनों भाई उठा कर लेते आए।
पिताजी तो उस दिन खबर सुन जो गिरे, फिर उनकी अर्थी ही उठी। भाइयों ने न सिर्फ अपनी गृहस्थी में मुझे जगह दी, बल्कि जायदाद में भी हिस्सेदारी दिया। दुनिया के लिए मैं अब सगुनी हुई होंगी, पर मेरे भाई भाभीियों ने हमेशा शुभ कार्य मुझसे ही करवाए। कभी किसी ने मेरे समक्ष चर्चा तक नहीं किया, पर मैं भूली ही कब थी। ना कभी कोई विदा कराने आया, ना कभी किसी ने मेरी फिर विदाई की सोची। चाबियों के गुच्छों के कमर बदल गए, घर के मालिकों के चेहरे बदल गए, पर मैं तो जस की तस रही। ना कुंवारी रही, ना ब्याहता। सांसें चलती रही, जिंदगी रुक गई। रेखा, बताना, चंदा भंडार के मालिक को देखा है? कैसे हैं वो? नंदू बुआ जी की निर्विकार भाव से बार बार पूछ रही थी, और मेरी आंखों के समक्ष तैर गया चंदा भंडार के मालिक का सुंदर गौर वर्ण, लंबा ऊंचा कद, मुस्कुराता सौम्य चेहरा, जिन्हें मैंने सैकड़ों बार बचपन से देखा होगा। मन ही मन में जोड़ने लगी इन दोनों को, एक सपना बनने बिगड़ने लगा। बुआ फूफा जी को साथ कर देने की इच्छा तैरने लगी इन पगले दिमाग में। पर घर के लोग जब इस विषय पर तटस्थ रहते हैं, तो मैं क्यों इतने वर्ष पूर्व के कड़े मुर्दे को उखाड़ने का काम करूं? नहीं नंदू बुआ, मैंने तो नहीं देखी ऐसी कोई दुकान। मेरे इस सपाट उत्तर पर उन्होंने अविश्वसनीय दृष्टि से मुझे ताका। मैंने पारिवारिक परंपरा को निभाते हुए मुंह घुमा लिया। देर तक अपनी पीठ पर उनकी प्रश्नवाचक नयनों के तीर को महसूस करती रही। अलबत्ता अपनी मम्मी से उनके बारे में अवश्य बातें करती रही। मम्मी ने ही बताया था कि फूफा जी ने दोबारा शादी नहीं की थी और सारी जिंदगी भाभी बहनों और दूसरों के बच्चे को पालने में होम किया, मानो कोई प्रायश्चित करते रहें। अब अकेलेपन की जिंदगानी काट रहे हैं। एक बात मम्मी ने और की थी, बरसों से सुप्त पड़ी चिंगारी हो हवा देना आरंभ कर दिया था। यदा कदा उनकी पत्नी यानी हमारी नंदू बुआ का जिक्र छेड़ उनकी वियोग गाथा भी सुना डालती। जो होता है वह संयोगवश नहीं, बल्कि किसी कारण से ही घटित होता है, और मेरी शादी भी शायद अकारण नहीं हुई होगी इस घर में। इधर कुछ दिनों से मम्मी ने फूफा जी की बीमारी और अकेलेपन की बातें मुझे सुनानी शुरू कर दिया था। जिन रिश्तेदारों के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया था, वे आज उन्हें त्याग चुके थे। लोग तो आजकल माँ बाप के नहीं होते, तो फिर ये तो किसी के मामा थे तो किसी के चाचा। समय के साथ सबके घाव भर गए, सब जिंदगी में आगे बढ़ गए। रुक गई जिंदगानियाँ तो यहाँ नंदू बुआ जी और वहाँ फूफा जी की। मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, और नंदू बुआ को वहाँ पुश्तैनी मकान में वापस नहीं जाने दिया था कि अकेले ही तो रहना होगा उन्हें। हर कोई इतने बरस से उनसे स्वार्थी तो साधता रहा था परिवार में। मैं भी अपवाद नहीं थी। नहीं कहूँगी, मैंने निस्वार्थ ही रोका था। उस दिन मेरे मम्मी पापा आने वाले थे। हम सब व्यस्त थे कि डोरबेल बज उठी। रेखा बहू, लगता है तेरे मम्मी पापा आ गए, मैं दरवाज़ा खुलती हूँ, बुआ जी ने मुन्ने को गोद में खिलाते हुए कहा। मुन्ने की नानी आएगी, नानी खिलौने लाएगी, कहती नंदू बुआ दरवाज़ा खोलने लगी। रेखा देख जरा, कोई आया है बाहर, मैं नहीं पहचान रही, बुआ जी ने रसोई में आकर धीरे से मुझसे कहा। मैं रसोई से बैठक में आई तो मानो मुझे करंट लग गया। तभी मम्मी पापा भी अंदर आ गए। नंदू बुआ, आओ इधर, मैंने उन्हें पुकारा। बुआ, इनसे मिलो, इनका लखनऊ में चंदा भंडार नाम की दुकान है। अब बुआ की चौंकने की बारी थी। वे आंखें मलती हुई दोबारा हड़बड़ी में बैठक में आ खड़ी हो गई। सच में मेरे पापा मम्मी उस दिन मेरे ससुराल वालों के लिए खुशियों की चाबी लेकर आए थे। रेखा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जो गलती मैंने की है तुम्हारे साथ, उसकी कोई माफ़ी तो नहीं होगी, मैं जानता हूँ, पर जीवन संध्या में तुम संग होगी तो कुछ प्रायश्चित अवश्य कर सकूँगा। जवानी तो कट गई, पर बुढ़ापा तन्हा काटे न कट रही, उन्होंने अपनी धीर गंभीर वाणी में कहा। नंदू बुआ इस औचक आगत से अवाक थी। अविश्वसनीयता से निढाल हो वह एक कुर्सी पर ढेर सी हो गई। बस डबडबाई नयनों से
सबको ताक रही थी, जिनमें हजारों हजार सवाल आंसुओं संग सैलाब बनने को आतुर हो रहे थे। जब तक सबने खाना पीना किया, मैंने उनका बैग तैयार कर दिया, जिसमें उनके कुछ कपड़े और दवाइयाँ थीं। पर उनके आंसुओं को मैं कैसे समेटती? हजारों तन्हा रातों की बेबसी को कैसे भरती बैग में? बैग तो इतना बड़ा था ही नहीं जो उस इल्ज़ाम को पनाह दे देता, जिसकी मार वह ताउम्र झेलती रही थी। 15 साल की बच्ची के मानस पर छाई उस खौफनाक यादों का मैं क्या करती जो उम्र के साथ बड़ा नहीं हुआ था? उस आस्था और विश्वास का मैं क्या करती जो बिना पति का मुख देखे तीज करते रहे थे? फिर बुआ की आंखों के प्रश्न को सबको मथने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी कि आखिर बुढ़ापे में ही क्यों याद आई? मानो ना पहले मेरी अस्तित्व की कोई अहमियत थी, ना अब। मैंने बहुत जतन किया कि अपनी नंदू बुआ की आंचल में मैं खुशियों का ही खोइचा भरूं। नंदू बुआ अपने घर जा रही थी, पर खुश नहीं दिख रही थी। उसी तरह विचारों में मग्न वे फूफा जी के साथ कार में जा बैठी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।